आर्थिक समीक्षा 2023-24 और केंद्रीय बजट 2024-25 इसको एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि इससे प्रश्न कम से कम 4 से 5 आने की पूरी संभावना है। उससे पहले एक सूचना है, करंट अफेयर्स की वार्षिक पीडीएफ पूरे 12 महीनों की पीडीएफ जिसका इंतज़ार काफ़ी लोगों को रहता है, वो लॉन्च हो चुकी है, उपलब्ध है, आप लोग उसको ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एक मोबाइल नंबर है 9451900992। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर लिखा गया है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज करिए, वहाँ पर नोट्स लिखिए, वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा और आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वो नोट्स ज़रूर लीजिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप लोग जो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं वो 3-4 किताबों का एक ही में करंट अफेयर्स और एक बेहतरीन त्रुटि रहित अच्छी राइटिंग में मेरे द्वारा खुद तैयार की गई करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन सीधे सीधे आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे और पिछले 4-5 साल से मिलते आ रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया। 13 अध्यायों में बांटकर इसका वर्णन किया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 में 7% थी, 2023-24 में 8.2% और 2024-25 में 6.5 से 7% अनुमानित है। ओके, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए कितना है? ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.4% की वृद्धि इसमें हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि हुई है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में क्षेत्रों का हिस्सा अगर बात करें हम, तो कृषि क्षेत्र में 17.7% हिस्सा है, उद्योग क्षेत्र का 27.6% हिस्सा है और सेवा 52.7% हिस्सा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में कितनी वृद्धि हुई है? 3.2%। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो 2023-24 में 9.9% रही। 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। वहीं पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ है, जिसमें 56% से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। भारत ये पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी व विनिमय दर के मामले में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6% रहा, 2022-23 में 6.4% था। आरबीआई द्वारा 2024-25 में मुद्रास्फीति 4.5% और 2025-26 में 4.1% का अनुमान लगाया गया है। भारत के कुल कार्यबल में से 57% योगदान स्वरोजगार क्षेत्र का है। ये सभी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक समीक्षा होती है, इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। युवा बेरोजगारी दर 2022-23 में 10% है, जो कि 2017-18 यानी बेरोजगारी घटी है। चीन से एफडीआई अंतर्प्रवाह में वृद्धि हुई है। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। 2023-24 में शुद्ध यानी नेट एफडीआई $26.5 बिलियन हो गया। भारत का सेवा निर्यात $341.1 बिलियन रहा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस को फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ना है। भारत का यूपीआई लेन देन 2023-24 में 200 लाख करोड़ रुपए रहा। 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रही। 21 जून 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $653.7 बिलियन था। वैश्विक एफडीआई 2023 में 1.3 ट्रिलियन थी। भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में शीर्ष देश की बात करें तो सिंगापुर टॉप पर रहा, दूसरे पर मॉरिशस और तीसरे पर अमेरिका रहा। वैश्विक निर्यात में भारत के हिस्से की बात करें तो वस्तुगत निर्यात में 1.8%, सेवा निर्यात में 4.4% और वस्तु और सेवा दोनों में
अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो 2.4% रहा। जबकि वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा की अगर बात करें तो वस्तुगत आयात में 2.8%, सेवा आयात में 4% और वस्तु और सेवा दोनों के आयात में 3% रहा। विश्व व्यापार में भारत का स्थान की बात करें तो वस्तुगत आयात में 9वां स्थान, वस्तुगत निर्यात में 18वां स्थान, सेवा आयात में 8वां स्थान और सेवा निर्यात में 7वां स्थान रहा। भारत के शीर्ष निर्यातक देशों की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर रहा, दूसरे पर रहा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पर नीदरलैंड और चौथे पर चीन रहा। वहीं अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप जिसमें भारत में शीर्ष निर्यात किया गया, दूसरे पर अमेरिका रहा। वहीं पर अगर शीर्ष आयातक देशों की बात करें भारत के तो चीन टॉप पर रहा, दूसरे पर यूएई, तीसरे पर यूएसए और चौथे पर सऊदी अरब रहा। महाद्वीपों में एशिया इसमें भी प्रथम स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर यूरोप रहा। शीर्ष निर्यातक वस्तुओं की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा निर्यात वाली वस्तु रही, दूसरे नंबर पर हीरा, तीसरे नंबर पर पैकेज्ड दवा और चौथे पर आभूषण रहा। वहीं आयात की बात करें तो शीर्ष आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थीं? नंबर 1 पर कच्चा पेट्रोलियम, दूसरे पर कोयला ब्रिकेट, तीसरे पर सोना और चौथे पर पेट्रोलियम रहा। ओके, कुछ और प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत चावल, हीरा, कपास, शुद्ध वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा निर्यातक था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ष मानी जाती है, ये 2044 तक बढ़ती रहेगी। भारत में आबादी का 65% भाग 35 वर्ष से कम आयु का है, जिसमें 51.25% युवा ये स्किल्ड हैं यानी रोजगार योग्य हैं। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2023 में 2484.8 अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की औसत गति 34 किलोमीटर पर डे है 2023-24 में। स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता से गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% है। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है, जिसमें कोयला से उत्पन्न क्षमता सबसे अधिक है 210.97 गीगावाट, फिर सौर ऊर्जा 82.64 गीगावाट, फिर पवन ऊर्जा 46.16 गीगावाट। 10 जुलाई 2024 तक भारत में 34.73 करोड़ आयुष्मान कार्ड तथा 11.57 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का सबसे कम हिस्सा है, यानी तमिलनाडु भारत का सबसे कम गरीब राज्य है। यहाँ पर जो गरीब आबादी है वो 1% से भी कम है। 2023-24 में जन्म के समय लिंगानुपात 930 रहा। देश की 42.3% आबादी कृषि पर निर्भर है, जो कि देश की जीडीपी में 18.2% का योगदान करता है। भारत चावल, गेहूं, कपास और गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं पर दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक देश है। महिला श्रम बल भागीदारी 37% है, जो कि 2017-18 में 23% थी, यानी बढ़ी है। 2022 में विश्व का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश भारत रहा। 2030 तक 23 जलमार्गों के निर्माण का लक्ष्य भारत ने रखा है। फुटवेयर व सीमेंट उत्पादन दोनों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहला चीन है दोनों में। 2022 में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रैंक देखी जाए तो जीडीपी के मामले में 5वीं पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुल निर्यात में 15वीं, आयात में 8वीं और प्रति व्यक्ति जीडीपी में 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा आर्थिक समीक्षा के आंकड़े बताते हैं। ओके, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हो गए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट की तरफ चलते हैं। 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया गया और ये 18वीं लोकसभा का पहला बजट था। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट था। बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बजट का जो प्रमुख विषय था वो था रोजगार, कौशल, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और मध्यम वर्ग। बजट की कुल 9 प्राथमिकताएं थीं, जिनको 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गईं। कौन कौन सी? पहली थी कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, दूसरी है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय,
चौथा है विनिर्माण और सेवा, पाँचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां है अवसंरचना, आठवां है नवाचार अनुसंधान और विकास, और नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। ओके। 2024-25 में अनुमानित प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं। वहीं 2024-25 में अनुमानित व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए है। इसमें राजस्व व्यय 37.09 लाख करोड़ जो कि जीडीपी का 11.4% है, और पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ जो कि जीडीपी का 3.4% है। सरकार की आय और व्यय के स्रोत देख लीजिए। देखिए, आय के स्रोतों में कर्ज और देयताएं ये सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 27% आय इससे सरकार को होती है। दूसरे पर इनकम टैक्स यानी आयकर है 19% के साथ, तीसरे पर जीएसटी 18% के साथ, और चौथे पर कारपोरेट टैक्स यानी निगम कर 17% के साथ है। वहीं पर व्यय के स्रोतों में सबसे बड़ा हिस्सा कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज भुगतान 19% दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर है केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाएं 16% के साथ, और चौथे पर है वित्त आयोग और अन्य 9% के साथ। भारत सरकार के घाटों को देख लीजिए 2024-25 के लिए कितना अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 4.9% है जीडीपी का, राजस्व घाटा 1.8%, प्राथमिक घाटा 1.4%, और केंद्र सरकार का कर्ज जो है वो 56.8% है। प्रमुख योजनाओं और क्षेत्रों को आवंटित धनराशि देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़, स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़, और अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयकर की नई दरें 0 से 3 लाख पर 0 आयकर, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से प्लस पर 30%। वहीं पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों की कर दर 40% से घटाकर 35% किया गया। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ओके। प्रमुख घोषणाएं देख लीजिए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र हेतु 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस बजट में। प्राकृतिक खेती में 1 करोड़ किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना प्राकृतिक खेती के लिए की जाएगी। 400 जिलों के 6 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, और ये सर्वेक्षण खरीफ फसलों के लिए होगा। 4.1 करोड़ युवा को कौशल प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवा हेतु इंटर्नशिप योजना का प्रारंभ किया गया है। 1000 ITI का उन्नयन किया जाएगा, इसको हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। पूर्वोदय योजना ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास और पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 63,000 गाँवों और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया था इसको। NPS वात्सल्य योजना 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। बच्चों के नाम खाता और इसका योगदान माता पिता द्वारा किया जाएगा। बच्चों के 18 वर्ष का होने पर ये जो NPS वात्सल्य खाता होगा वो सामान्य NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर जो कि बिहार के गया में, महाबोधि मंदिर बोध गया और राजगीर का विकास किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 नई शाखाओं की स्थापना की जाएगी। मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख बातें थीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट को पूरा देख लिया है। कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी आप दिए गए मोबाइल नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया और हमने बताया भी था, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम आपको यूपी बजट एक स्पेशल वीडियो में कराएंगे। ओके, नमस्कार।